नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के बारे में बताएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमारा टॉपिक क्या है? रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यह कैसा समस्या है? यह एक ऐसा समस्या है, ऐसा समस्या है जिसमें एक्स और वाई, इसमें एक्स और वाई जैसे एक्स और वाई जैसे कुछ या अनेक, कुछ या अनेक चरों पर रैखिक फलन, रैखिक फलन जिसे क्या कहते हैं? जिसे उद्देश्य फलन भी कहा जाता है, जिसे उद्देश्य फलन कहते हैं। जिसे उद्देश्य फलन कहते हैं, रैखिक फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान को दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए ज्ञात करते हैं। इसमें क्या होता है? यह एक ऐसा समस्या है जिसमें एक्स और वाई जैसे कुछ या अनेक चरों पर रैखिक फलन, लीनियर फंक्शन, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, का अधिकतम या न्यूनतम मान को दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिबंध कैसा है। प्रतिबंध यह है, प्रतिबंध यह है कि चर क्या होता है? चर जो होता है ऋणेतर पूर्णांक होता है, पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है।
और क्या होता है, रैखिक असमीकाओं का समुच्चय रैखिक अवरोधों को क्या करता है, रैखिक अवरोधों को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ये हो गया आपका रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का डिफिनीशन, जिसमें हम लोग क्या पढ़े, यह एक ऐसा समस्या है जिसमें x और y जैसे कुछ या अनेक चरों पर रैखिक फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान को दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए ज्ञात करते हैं। और प्रतिबंध क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और रैखिक असमीकाओं का जो समुच्चय होता है रैखिक अवरोधों को संतुष्ट करता है। जो रैखिक अवरोध का लीनियर कांस्टेंट को क्या करता है, वो अवरोध संतुष्ट करता है। इसमें इस टॉपिक के अलावा क्या होता है, रैखिक उद्देश्य फलन। रैखिक उद्देश्य फलन का मतलब क्या हो गया आपका, रैखिक फलन z बराबर ax प्लस by में a और b क्या होता है, अचर होता है, कांस्टेंट मान होता है, जिसमें a और b क्या होता है, जिसमें a और b अचर है, a और b अचर है, और x और y क्या है, वेरिएबल है। x और y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ये क्या होता है, इस फंक्शन को, ये फलन को क्या बोलेंगे, z बराबर ax प्लस by क्या कहलाता है, इसमें a और b जो है अचर है। ये क्या है, रैखिक उद्देश्य फलन का फॉर्मेट होता है, ax जो ax प्लस by, z बराबर ax प्लस by के रूप में हो। अब दूसरा तो इसमें स्टेप आता है डिसीजन वेरिएबल, निर्णायक जो चर होता है, और उसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके उसका डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक उद्देश्य फलन के बारे में जानते हैं। रैखिक उद्देश्य फलन के बारे में समझेंगे। तो अभी जस्ट आपको बताया कि z बराबर ax प्लस by, z बराबर ax प्लस by, जिसमें a और b क्या है, अचर है, और क्या होता है जिसमें x और y चरों का क्या होता है, अधिकतम, जिसमें x और y चरों का अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण किया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है। और
जेड बराबर जो जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई में जो एक्स और वाई चर होते हैं उसे क्या कहते हैं? डिसीजन वेरिएबल कहते हैं, निर्णायक चर कहते हैं। और जो अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है इसमें? कॉन्स्ट्रेंट, अवरोध, व्यवरोध चर, जिसको क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। कॉन्स्ट्रेंट रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के चर पर रैखिक असमीकाएं या समीकरण क्या कहलाते हैं? व्यवरोध चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यवरोध चर कहलाते हैं, कॉन्स्ट्रेंट कहलाते हैं। ये सारा तीन जो अन्य टॉपिक है उसको आप लोग समझिए और उसको हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय 1 करके उसको लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे हम लोग? रैखिक उद्देश्य फलन, उसके बाद डिसीजन वेरिएबल, निर्णायक चर, और उसके बाद व्यवरोध चर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? सुसंगत क्षेत्र, फेसिबल रेजिन जिसे कहते हैं, फेसिबल रेजिन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? सुसंगत क्षेत्र, फेसिबल रेजिन, और सुसंगत क्षेत्र क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सुसंगत क्षेत्र क्या है? फेसिबल रेजिन। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फेसिबल रेजिन सुसंगत क्षेत्र, फेसिबल रेजिन एक रैखिक प्रोग्रामन, प्रोग्रामन समस्याओं के ऋणेतर व्यवरोधो x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 सहित सभी अवरोधों के एक नियत माने कांस्टेंट, नियत माने क्या होता है? कांस्टेंट उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। सुसंगत क्षेत्र कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। और ये जो सुसंगत क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत जितने भी
बिंदु आते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? सुसंगत हल कहलाते हैं, फेसिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत या इस क्षेत्र की सीमा पर जो भी बिंदु होते हैं उसके कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? सुसंगत हल, फेसिबल सॉल्यूशन कहते हैं। जो भी इसके सीमा पर स्थित जो भी बिंदु होते हैं या उसके अंतर्गत आते हैं वे सारे बिंदु क्या है? सुसंगत हल के अंतर्गत आते हैं। और ये जो होता है, ये जो नियत उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होता है, नियत उभयनिष्ठ क्षेत्र यानी सभी अवरोधों का जो छायांकित भाग होता है, जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो सभी अवरोधों का कि ग्राफ का जो छायांकित भाग होता है उसका जो कमन यानी सभी अवरोधों के छायांकित भाग का जो कमन हिस्सा होता है वही क्या कहलाता है? एक नियत उभयनिष्ठ क्षेत्र कहलाता है। इसको सुसंगत क्षेत्र कहते हैं, फेसिबल रेजिंग कहते हैं। और इस फेसिबल रेजिंग के अंतर्गत जितने भी बिंदु आते हैं इसके सीमा पर हो या इसके अंतर्गत हो वो फेसिबल सॉल्यूशन के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को रैखिक उद्देश्य फलन यानी लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जान लेते हैं कि रैखिक उद्देश्य फलन लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो रैखिक फलन, रैखिक फलन जो क्या होता है, ए जेड बराबर क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई, जहां ए और बी क्या होता है? एक अचर है जिसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण होना है, क्या कहलाता है? रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है। उद्देश्य फलन कहलाता है। यानी जो रैखिक फलन होता है जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, जहां पर क्या होता है? ए और बी एक अचर है जिसका क्या करते हैं हम लोग? जिसका मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करते हैं वो क्या कहलाता है? रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? निर्णायक चर। निर्णायक चर डिसीजन वेरिएबल। और डिसीजन वेरिएबल क्या है? ये भी जो है रैखिक फलन से ही संबंधित है। तो रैखिक फलन जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई में चार एक्स और वाई को निर्णायक चर कहते हैं। निर्णायक चर कहते हैं। यानी लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो एक्स और वाई वेरिएबल होता है वो क्या कहलाता है?
निर्णायक चर कहलाता है, यानी डिसीजन वेरिएबल कहलाता है। और अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हम लोगों का है व्ययवरोध। व्ययवरोध चर। व्ययवरोध चर। कॉन्स्ट्रेंट। एक रैखिक प्रोग्रामन। के चरों पर रैखिक असमीकाएं। या समीकरण या प्रतिबंध व्ययवरोध कहलाते हैं। व्ययवरोध चर कहलाते हैं। प्रतिबिंब असमीकाएं या समीकरण या प्रतिबिंब व्यवरोध चर कहलाते हैं। जो रैखिक प्रोग्रामन होता है उसके चरों पर जो रैखिक समीकाएं या समीकरण या जो प्रतिबिंब होता है वो क्या कहलाता है? व्यवरोध चर कहलाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? एक समस्या को हल करेंगे। समस्या क्या है? हम लोग एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करने के लिए दो प्रकार के मशीनों का यूज करता है। जैसे मशीन ए का प्रयोग करता है और मशीन बी का प्रयोग करता है। और एक पैकेट नट का निर्माण करने के लिए निर्माणकर्ता मशीन ए पर 1 आवर और मशीन बी पर 3 आवर कार्य करता है। उसी प्रकार एक पैकेट बोल्ट का निर्माण करने के लिए निर्माणकर्ता जो है मशीन ए पर 3 आवर और मशीन बी पर 1 आवर कार्य करता है। तो इस समस्याओं को हल करने के लिए
उद्देश्य फलन का निर्माण करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्य फलन का निर्माण करेंगे। उसके बाद क्या कंडीशन है कि वह निर्माण करता एक पैकेट नट पर 5 रुपीज लाभ कमाता है और एक पैकेट गोल्ड पर 2 रुपया का लाभ कमाता है। तो क्या करना है हमें, क्या करना है, उसके लाभ का अधिकतमीकरण करने के लिए रैखिक प्रोग्रामर समस्या बनाना है। यदि वह प्रत्येक मशीन का प्रयोग केवल 12 घंटे तक ही कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोगों को तो मालूम नहीं है कि निर्माणकर्ता जो है नट के कितने पैकेट का निर्माण करता है और बोल्ट के कितने पैकेट का निर्माण करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि माना कि निर्माणकर्ता X पैकेट नट के और X पैकेट नट के और Y पैकेट बोल्ट का निर्माण करता है, सबसे पहले एक सारणी बना लेंगे, सारणी टेबल बना लेंगे जिसमें क्या करेंगे हम लोग, पूरा समस्याओं को सारणीबद्ध करेंगे। कितने प्रकार का आइटम बन रहा है, आइटम में क्या है, नट है और क्या है, बोल्ट है। सारे समस्या जो दिया है उसके लिए पहले क्या करेंगे, सारणी एक तैयार कर लेंगे, टेबल। और मशीन ए पर कार्य और मशीन बी पर कार्य। नट का निर्माण करने के लिए कितना घंटा मशीन ए पर कार्य करता है, निर्माण करता 1 आवर और इस पर कितना करता है, 3 आवर्स। और इस पर कितना कार्य करता है, एक पैकेट बोल्ट बनाने के लिए मशीन 1 पर कितना करता है, 3 आवर्स कार्य करता है और इस पर 1 आवर्स करता है मशीन बी पर। और लाभ क्या हो जाएगा आपका, जेड बराबर लाभ क्या कमाता है, कितना हम लोग नट का निर्माण करता है, एक्स पैकेट नट का निर्माण करते हैं। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पैकेट पर 5 रुपया निर्माण करता कमाता है, यानी पूरा कितना पैकेट निर्माण करता द्वारा बनाया गया है, एक्स पैकेट, यानी कितना लाभ हुआ, 5x रुपीज। और एक पैकेट बोल्ट पर कितना लाभ कमाता है, 2 रुपीज, यानी 2y। कितना बोल्ट का निर्माण करता है, y पैकेट बोल्ट का निर्माण करता है। यानी मशीन ए पर रैखिक उद्देश्य फलन क्या हो गया आपका, यही हो गया हम लोगों का। रैखिक उद्देश्य फलन क्या हो गया,
रैखिक उद्देश्य फलन z बराबर क्या हो गया आपका 5x प्लस 2y। और मशीन ए पर किया गया, मशीन ए पर किया गया कार्य क्या है? मशीन ए द्वारा मशीन ए पर किया गया कार्य बराबर कितना है? एक्स नॉट के लिए कितना आवर यूज करेगा? 1 गुणे एक्स और वाई पैकेट नट के लिए बोल्ट के लिए कितना और समय का यूज करेगा? 3 गुणे वाई यानी x प्लस 3y। और मशीन ए पर, और ये जो समय है टोटल जो समय आवर में आएगा ये क्या होगा? 12 से बड़ा ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि निर्माणकर्ता जो है मशीन ए हो या मशीन बी हो तो इस पर केवल 12 घंटे तक ही कार्य कर सकता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। x प्लस 3y इक्वल टू 12। और मशीन बी पर किया गया एक कांस्टेंट हम लोगों को क्या मिल गया? यही गैरविरोध चर है। ये कांस्टेंट आपको क्या मिल गया? x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। और मशीन बी पर किया गया और जेड का मान क्या हम लोग प्राप्त किए हैं? जेड का मान प्राप्त किए हैं हम लोग 5x प्लस 2y। और मशीन बी पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका? मशीन बी पर किया गया कार्य कितना घंटा के लिए किया गया है? ये जो है एक पैकेट नॉट के लिए आपको 3x समय लग जाएगा, 3 गुणे x। और y पैकेट बोल्ट का निर्माण करने के लिए आपको y गुणे 1 यानी y पूरा आपको समय लग जाएगा आवर्स। और ये भी समय क्या होगा आपका? 12 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन बी का भी प्रत्येक मशीन का यूज आप क्या कर सकते हैं? 12 घंटे ही कर सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा आपको? ये भी समय जो है मशीन बी पर जो किया गया कार्य है 12 घंटे से क्या ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी इस प्रकार से हम लोगों ने क्या रैखिक उद्देश्य फलन हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया? 5x प्लस 2y। और कांस्टेंट जो है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस y इक्वल टू 12। और ये दो कांस्टेंट हम लोगों को प्राप्त हो गए। और हम लोग क्या करेंगे? ये जो आपको रैखिक उद्देश्य फलन प्राप्त हो गया और ये कांस्टेंट प्राप्त हो गया। और सबसे पहले ये बता दें कि अगर हम लोग x और y के मान
से कांस्टेंट तैयार करना होगा तो क्या हो जाएगा x कमा y ग्रेटर देन 0, क्योंकि x पैकेट निर्माण करता जो है x पैकेट नट का निर्माण करता है और y पैकेट बोल्ट का निर्माण करता है। तो ये दोनों x पैकेट नटों की संख्या और y पैकेट बोल्टों की संख्या क्या हुई, 0 से बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है। तो बराबर नहीं हो सकता है, बराबर होने का कोई सवाल नहीं पड़ता है, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अभी समस्याओं को क्या करेंगे हम, रेखीय विधि द्वारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, रेखीय विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये 3x और प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। इन समस्याओं को क्या करेंगे, पहले रेखीय विधि से हल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहला हमारा कांस्टेंट क्या है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। इसको क्या करेंगे, पहले ये इनइक्वालिटी है, असमीकाएं हैं, असमीका है, इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको समीकरण में चेंज करेंगे और इससे दो बिंदु प्राप्त करेंगे हम लोग। x और y जो है, तो x का मान क्या मानेंगे हम, जाओ y इक्वल टू क्या हो, y इक्वल टू क्या हो, 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, यानी x प्लस 12 इक्वल टू 12, यानी क्या प्राप्त हो जाएगा हम लोग को, x इक्वल टू 12 माइनस 12 यानी 0। x का मान क्या मिल गया, आपने y का मान 4 रखा तो x का मान 0 मिल गया, और x का मान आप 4 रखिए तो क्या होता है, जाओ x का मान 0 रखते हैं, उस केस में y का मान क्या होता है, 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी y इक्वल टू क्या होगा, 12/3, y इक्वल टू 4, यानी x का मान, सॉरी y का मान, x का मान 0। और क्या हो गया आपका, और x का मान आपने 0 माना तो y का मान 4 हो, यानी अन्य मान माना जाए। x बराबर आपने 0 तो मान लिया है, अगला मान मानते हैं, x बराबर, अगर x बराबर y बराबर आप क्या मान लेते हैं, y बराबर मान लिया जाए 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 12, x प्लस 9 इक्वल टू 12, यानी x बराबर 12 माइनस 9, यानी x बराबर क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। y का मान आपने 3 रखा तो x का मान भी 3 हो गया। इसका ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, खींच लेंगे, ग्राफ इसका खींच लिया जाए। 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5, ये हम लोग याद कर लिए। उसके
इसके बाद क्या है, देखिए x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 4 है, यानी ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। x का मान 0 तो y का मान 4। और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 3 तो y बराबर 3, यानी यहाँ पर आ गया पॉइंट 3 3। इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ, इसका जो है ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ, ये जो ग्राफ है ऐसे, अब इसके बाद चेक करेंगे कि इसका जो है फेसिबल रीजन किधर आता है, इसका जो है छायांकित भाग किधर आता है। तो कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे, यहाँ पर कोई भी पॉइंट क्या करेंगे हम, लाइन के इस साइड या उस साइड, कोई भी बिंदु लाइन के इस साइड ही पॉइंट ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1 है। और इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू क्या है, 1 है, y का वैल्यू क्या है, 1 है। इस कांस्टेंट में रखेंगे 1 + 3 × 1 लेस देन इक्वल टू 1, यानी क्या हो जाएगा आपका 1 + 3 लेस देन इक्वल टू 12, यानी 4 लेस देन इक्वल टू 12। ये क्या कर रहा है, लिया गया बिंदु क्या कर रहा है, बिंदु 1, 1 अशमिका x + 3y > 12 को क्या करता है, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ये छायांकित भाग किधर होगा, इसलिए अतः छायांकित भाग लिए गए बिंदु की ओर होगा, लिए गए बिंदु की ओर होगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका छायांकित भाग किधर हो जाएगा, लिए गए बिंदु की और दूसरा अशमिका क्या है, देखिए दूसरा अशमिका है क्या है, 3x + y > 12। इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींचेंगे, इसको भी क्या करेंगे, पहले अशमिका की भांति इसको भी इक्वेशन में बदल देंगे। इसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे, x y, और x का मान रखेंगे, जब x बराबर 4 हो तो y का मान क्या होगा, 3 × 4 + y = 12, यानी 12 + y = क्या हो जाएगा, 12, यानी y = 12 - 12, इसलिए y बराबर 0, यानी आपको एक बिंदु हम लोगों को मिल गया 4, 0 मिल गया। 4x का मान 4 तो y का मान 0। फिर अगला मान मानते हैं, अगला मान माना जाए जब x का मान 5 मान लेते हैं, 3 × 5 + y = क्या हो जाएगा, 12, यानी y = क्या हो जाएगा, 12 - 15, यानी y = क्या हो गया, -3,
यानी x का मान जब मैंने 5 रखा तो y का मान क्या आ गया, -3 आ गया। और इन दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट से क्या करेंगे, इस असमिका का भी ग्राफ खींच लेंगे। पहला बिंदु इस असमिका के लिए क्या है, x का मान 4 तो y का मान 0, यानी ये बिंदु हो गया, ये बिंदु प्राप्त हो गया 4, 0। और दूसरा पॉइंट क्या है, x का मान मैंने 5 माना है तो y का मान क्या हो गया आपको, x का मान 5 तो y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 5, -3 प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से क्या करेंगे, इसका भी इस असमिका का लाइन ग्राफ। अब इस असमिका का जो लाइन ग्राफ है, इसके किस साइड में इसका छायांकन होगा उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पुनः इसी पॉइंट को लेते हैं और इसी पॉइंट पर चेक करते हैं। इसी पॉइंट को लिया जाए, बिंदु 1, 1 के लिए P × 1 + 1 < 12, 3 + 1 < 12, यानी 3, 4 < 12। यह क्या कर रहा है, यह दिए हुए असमिकाओं को संतुष्ट करता है। और समीका को क्या करता है, वो संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अतः छायांकित भाग किधर होगा, लिए गए बिंदु की तरफ होगा, लिए गए बिंदु की तरफ होगा, लिए गए बिंदु की तरफ होगा, यानी इसका भी छायांकन किधर होगा, इसी दिशा में होगा। दो असमिकाओं का तो छायांकन क्षेत्र हम लोग ज्ञात कर लिए। और आपके पास अब क्या बच गया, आपका दो असमिकाएं x > 0, y > 0, तो इसका भी ग्राफ खींच लिया। x > 0 के लिए यानी क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन 0y = 0 लिखा जा सकता है। यानी जब y = 2 तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 0 × 2 = 0, x प्लस 0 = 0, यानी x का मान क्या मिल गया, 0, x का मान क्या मिल गया, 0। यानी आपको 0 का मतलब एक बिंदु प्राप्त हो गया हम लोगों को। जब x बराबर y = क्या मान लेंगे हम लोग, 3 मान लेंगे, तो x प्लस 0 × 3 = 0, x प्लस 0 = 0, इसलिए x बराबर 0, यानी x का मान हम 0 तो y का मान क्या है, 3, दो बिंदु प्राप्त हो गए। x बराबर 0 तो y बराबर क्या है, पहला बिंदु 2, यानी ये बिंदु हो गया 0, 2, और x बराबर 0 तो y बराबर क्या है, 3, दो बिंदु। यानी x > 0 के लिए आपको y एक्सिस प्राप्त हो गया। और रही बात कि इसका छायांकन किधर होगा, इस y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा या y एक्सिस के राइट साइड में होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसी बिंदु को लेते हैं, सेम बिंदु को, उसी बिंदु पर चेक कर लिया जाए। x
x प्लस 0y ग्रेटर देन 0, इस पर ही चेक किया जाए तो बिंदु 1,1 के लिए चेक किया जाए, यानी 1 प्लस 0 गुणे 1 ग्रेटर देन 0, 1 प्लस 0 ग्रेटर देन 0, यानी 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 होगा। यह दिए हुए मान को क्या करता है, यह अशमिका को संतुष्ट करता है, यह अशमिका को संतुष्ट करता है। यह क्या करता है, अशमिका। अतः छायांकित भाग किधर हो जाएगा, अतः छायांकित भाग लिए गए बिंदु की ओर होगा, यानी इसका में क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका। और एक कांस्टेंट हम लोग लगा दिया, एक कांस्टेंट क्या रह गया आपको, y ग्रेटर देन 0, इसका भी चेक कर लिया जाएगा, x एक्सिस से प्राप्त होगा, यानी x का कुछ भी मान रखिएगा तो y का मान 0 आएगा, यानी इसको 0x प्लस y ग्रेटर देन 0 लिखा जा सकता है, यानी 0x प्लस y इक्वल टू 0। जब x का मान आप 3 रखते हैं, 0 गुणे 3 प्लस y इक्वल टू 0, यानी 0 प्लस y इक्वल टू 0, यानी y का मान क्या हो गया, 0। एक बिंदु हम लोग को क्या मिल गया, एक बिंदु प्राप्त हो गया 3 0। जब x बराबर 4 मान लिए तो क्या हो जाएगा, 0 गुणे 4 प्लस y 0 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा 4, 0, 4, 0, दो बिंदु प्राप्त हो गए। x का मान जब हम 3 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, 0, यानी ये बिंदु हो गया, और x का मान क्या रखते हैं तो y का मान, यानी ये बिंदु हो गया, यानी हम लोग को y ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लाइन प्राप्त हो गया, x एक्सिस प्राप्त हो गया, x एक्सिस प्राप्त हो गया। अब चेक करना है कि इसका जो है छायांकित भाग किधर होगा, तो फिर इसी बिंदु को लेंगे, इसी बिंदु पर चेक कर लिया जाए, 1,1 पर चेक कर लिया जाए, बिंदु 1,1 के लिए y 0x प्लस y ग्रेटर देन 0, यानी 0 गुणे 1 प्लस y 1 ग्रेटर देन 0, यानी 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 होगा ही, तो क्या करेंगे हम लोग, यह जो है क्या करता है, यह मान लीजिए अशमिका को संतुष्ट करता है, अतः छायांकित भाग लिए गए
बिंदु की ओर होगा, लिए गए बिंदु की ओर होगा, यानी बिंदु इस साइड में लिया गया है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, इन चारों असमीकाओं के लिए सुसंगत क्षेत्र को का डिसीजन लेंगे। इस सुसंगत क्षेत्र किधर आएगा इन चारों असमीकाओं के लिए। तो चारों असमीकाओं के लिए क्या हो जाएगा, इसका जो है सेंटर रीजन इधर है, अनिच्छांकित भाग इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, यानी कमन जो चारों असमीकाएं हैं उसकी कमन यानी सर्वनिष्ठ जो छायांकित क्षेत्र है वही इन चारों असमीकाओं के लिए क्या हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपका, जैसे ए बी सी ओ, यानी दिए हुए असमीकाओं के लिए, दिए हुए असमीकाओं के लिए सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी सी होगा। और हम लोगों को अधिकतमीकरण ज्ञात करना है ना उद्देश्य फलन का। तो इस बिंदु पर जो है दो बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम है, ये है 4,0, ये क्या है 0,4, और ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों असमीकाओं से प्राप्त समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। ये क्या है, ये दोनों रेखाएं जो है x + 3y < 12 और 3x + y < 12 का है ना, दोनों को समीकरण के रूप में हम लोग क्या किए थे, कन्वर्ट किए थे। और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट ये जो बी बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, यानी 3x + 3 9y क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, बढ़ती 36, और ये y क्या हो जाएगा 12, यानी घटाएंगे तो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये खत्म। ये 8y बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो गया आपका 24/8 का 24, y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। और जेड समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, मान रखने पर क्या होगा आपका, रखने पर आपका x + 3 × 3 बराबर 12, यानी x + 9 = 12, यानी यहाँ भी मान आपको क्या मिल गया, x = 12 - 9, यानी x बराबर 3, यानी यही बिंदु प्राप्त हो गया। रियल में ये दोनों लाइन जो है 3 पर क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। यानी अब हम लोग चेक करेंगे कि किस बिंदु पर हमें अधिकतम वैल्यू प्राप्त होगा, यानी z बराबर क्या है 5x + 2y, बिंदु
3,3 पर ही चेक किया जाए। z बराबर 5 गुणे 3, 2 गुणे 3 यानी 15 प्लस 6 21। बिंदु 0,4 पर चेक किया जाए। 5 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 4 यानी 0 प्लस 1 यानी 1। बिंदु 4,0 क्या मिल जाएगा हमें? जेड का मान क्या मिलेगा उस केस में? 4 गुणे 5 गुणे 4 प्लस 0 गुणे 2 यानी 20 प्लस 0 यानी 20। यानी अधिकतम मान किस बिंदु पर हमें प्राप्त हो रहा है? बी बिंदु पर। यानी निर्माणकर्ता क्या करेगा? निर्माणकर्ता जो है 3 पैकेट नट का निर्माण करेगा और 3 पैकेट बोल्ट का निर्माण करेगा। तो उसे क्या होगा? अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि बिंदु 3 पर क्या है? हमें अधिकतम वैल्यू प्राप्त हो रहा है ना। बिंदु 3 पर हमें अधिकतम मान प्राप्त होता है। अतः निर्माणकर्ता 3 पैकेट नट और 3 पैकेट बोल्ट का निर्माण करता है तो उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।